नमस्कार। आज भारतीय राजनीति में एक अति महत्वपूर्ण सवाल फैला हुआ है और वो ये कि आखिर बीजेपी को कोई क्यों नहीं रोक पा रहा। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल तब से स्टार्ट हुआ जब 2014 के बाद तो बीजेपी एक राजनीतिक दल से ज़्यादा एक चुनाव मशीन बन गई। यानी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहना और प्रत्येक चुनाव को विजेता की तरह लड़ना और लगभग विजेता होकर के सामने आना। तो इस कंडीशन के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि बीजेपी अब एक अपराजेय हो चुकी है, उसको पराजय आती नहीं है, वो हार ही नहीं सकती। इस प्रकार के एक थॉट धीरे धीरे सभी लोगों में फैलने लग गई। अब उसका क्या कारण हो सकता है? हालांकि पिछले जो लोकसभा चुनाव गए हैं इनमें काफ़ी सीटें कम हुई, बहुत सी जगह हारती भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वापस से उसी गति और उसी जोश के साथ वापस खड़ी होकर के और फिर से लड़ लेती है। तो ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी अब एक इस प्रकार की चुनावी मशीनरी और अपराजय के रूप में कि हारे भले ही लेकिन अंतिम विजय उसकी होगी, इस प्रकार की कंडीशन में पहुंच चुकी है। तो इसके प्रमुख 7 कारण हमने ढूंढे पूरी रिसर्च के साथ कि जितने जहां से उनकी सफलता मिलना शुरू हुई और उनका जो नैरेटिव जहां से बनना शुरू हुआ वहां से लेकर अब तक की कंडीशन को देखते हुए पूरी रिसर्च की गई और 7 प्रमुख कारण ढूंढे गए। उन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो सामने आया कि नेतृत्व का बड़ा अंतर है पक्ष और विपक्ष में। जब हम पक्ष की तरफ देखते हैं तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा नैरेटिव, सबसे बड़ा जो शब्द इसके अंदर काम आता है वो नैरेटिव, क्योंकि नैरेटिव कुछ ऐसा है कि इन दोनों को, नरेंद्र मोदी और सामने देखें तो राहुल गांधी, इनके अलावा तो कोई है नहीं। तो इस प्रकार से दोनों नेताओं को जब देखते हैं तो दोनों का अलग अलग नैरेटिव भारतीय जनमानस में है। जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी हिंदुत्व, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नरेंद्र मोदी की प्रथम पहचान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र के अंदर वो भी भारत माता की जय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, हिंदुत्व के मामले में वो कमजोर रह जाते हैं क्योंकि वो कई बार दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर वापस से जो है वो अल्पसंख्यक, ओबीसी, अलग प्रकार की जो है राग अलापना शुरू कर देते हैं। या फिर कहें कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, इस प्रकार की बातें कह के और पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हिंदुओं से। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा वो अपनी तरफ नहीं खींच पाते, इसलिए उनका जो नैरेटिव हो गया वो हो गया हिंदुओं के विरोधी। और मोदी का हो गया कट्टर हिंदुत्व वाला, राष्ट्रवादी। इसलिए बड़ा अंतर तो शुरुआती स्तर पर ही हो गया। दूसरा जो बड़ा अंतर दिखाई दिया वो विजन का अंतर हो गया। विजन अनुभव से आता है और जब मोदी के विजन की बात करें तो उन्होंने गुजरात मॉडल एक डेवलप किया, एक विकास किया गुजरात का, और उसका मॉडल लेकर के फिर वो पूरे हिंदुस्तान में आए कि भैया मैंने ये तैयार किया है और इस आधार पर जो है पूरे भारत में मैं काम करूंगा। लेकिन राहुल गांधी का जो सिस्टम रहा, जो नैरेटिव डेवलप हुआ, वो वहां से डेवलप होता है जब मनमोहन सिंह जी के हाथ से अध्यादेश लेकर के फाड़ते हैं और वहां से इस प्रकार के एक एरोगेंस दिखाई देता है कि ये आदमी अहंकारी है। और उसके साथ साथ जब दूसरे स्तर पर देखते हैं तो फिर उनके भाषण और फिर उन भाषणों से उनका नामकरण पप्पू आदि, ठीक, भाषण के रूप में अगर देखें तो आलू से सोना बनाना, हालांकि एक अलग प्रकार की बात कह रहे होंगे लेकिन लोगों ने उसमें से गलत चीज को चुन करके, जो कि बीजेपी की एक तरह से स्टाइल बोल सकते हैं, और निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल सामने वाले दल को कमजोर करने के लिए, सामने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और वो स्ट्रेटेजी अपनाना गलत हो ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है तो अपने नेता को अपर दिखाना और सामने वाले नेता को कमजोर दिखाना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ही राहुल गांधी को पप्पू दिखाने की कोशिश की गई और इधर जो है मोदी को 56 इंच का सीना लेकर के उसके आधार पर एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। अब इस प्रेजेंटेशन में बीजेपी आगे बढ़ गई और कांग्रेस पिछड़ गई। तो शुरुआती स्तर पर ही ये कमजोरी रह गई और इसी प्रकार का नैरेटिव शुरू में ही डेवलप हो गया। तो एक बड़ी बात होती है। इधर अगर हम नरेंद्र मोदी की बात देखें तो वो जहां कहीं विश्व में जाते हैं तो भारत की बात करते हैं, भारत को बहुत बढ़िया व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी जब जाते हैं तो भारत की समस्याओं को लेकर बैठ जाते हैं, जिससे कि जनता में किस प्रकार का नैरेटिव सेट हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो राहुल गांधी के बारे में कि ये हमारे देश को बदनाम करता है
और मोदी के बारे में ये हो गया कि हमारे देश की प्रशंसा करवाता है, करता है और एक अच्छी छवि बनाता है। तो नैरेटिव का अंतर हो गया और वो नैरेटिव का अंतर ही दोनों को अप और डाउन कर देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रयास नहीं किया अपने नैरेटिव को बदलने का। नैरेटिव को बदलने का एक अच्छा प्रयास किया गया और वो किया गया भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और एक अच्छा प्रयास था। और उस प्रयास के बाद कुछ नैरेटिव बदला, लोगों ने राहुल गांधी को जो है वो अलग व्यू में देखना शुरू किया और ये माना कि अब इनमें बहुत अधिक सुधार हुआ है, अब इनको पप्पू नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की बात चली। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम यह आती है कि लगातार पॉलिटिशियन के रूप में काम न करके और पार्ट टाइम जॉब के रूप में पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस प्रकार से ये फिर उस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाता है तो दोनों लीडर्स की नैरेटिवनेस के अंदर मोदी जो है डेफिनेटली अप पर चले जाते हैं और इसलिए मोदी का आज भी क्रेज कम नहीं हो पा रहा और लगातार प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए भी एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, वो भी इतनी डेवलप नहीं हो पाती। जहां अगर आज मैं जब बोल रहा हूं उस समय डॉलर 90 के पार गया और उसी डॉलर के बारे में कभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है, इतना ऊंचा कैसे आएगा डॉलर, ये सब बातें कही थी। लेकिन फिर भी अपनी छवि को वापस से उसी प्रकार बनाए रखना, ये नरेंद्र मोदी की करामात है, ये उनकी क्वालिटी है, जो मेहनत है उसके दम पर वो रखते हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है जमीनी संगठन। बीजेपी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, या उसका एक ये कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है, कि उसके पास उसका पितृ संगठन आरएसएस बड़ी मजबूती के साथ आज की तारीख में भारत में है। और सबसे बड़ी बात कि आज नहीं, ये तो काफ़ी 1925 के अंदर जब संघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर के अब तक डे बाय डे इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इनकी जो विजन है वो बड़ा मजबूत है, इनकी जो कार्यशैली है वो स्पष्ट रूप से मजबूत है। अगर आप कभी संघ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो उनकी शाखाएं लगती है, और शाखाएं जब लगती है तो सुबह और शाम लगा करती है, अमूमन सुबह शाम तो लगती है। हालांकि वो रात्रिकालीन शाखाएं भी कई जगह लगाया करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनका रहता है सिस्टम, लेकिन सुबह शाम तो कन्फर्म लग जाती है बहुत सी जगह। अब उन शाखाओं में सुबह और शाम अगर देखें तो एक एक शाखा में 50 से लेकर के 100-200 तक लोग जाते हैं। एक बस्ती में, बस्ती बनाते हैं वो, जैसे एक नगर है उस नगर में एक बस्ती, और उस बस्ती के अंदर 50 से लेकर के 200 लोगों का डेली जाना आना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उन 150-200 लोगों के साथ तो कनेक्ट होते हैं और उन 150-200 परिवारों से लगातार कनेक्ट रहते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पूरे देश के अंदर अगर देखी जाए तो लाखों शाखाएं इस प्रकार की चलती हैं। अब वहाँ पर फिर करोड़ों जो है लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो और वो जो लोग जुड़ते हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, उनको लाभ होता है, स्पोर्ट्स वो वहाँ पर करते हैं, बौद्धिक रूप से बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं, तो उनको जो जुड़ाव होता है वो स्वाभाविक रूप से बड़ा ही मजबूत होता है। वो किसी निहित स्वार्थ के लिए जुड़ाव नहीं होता। किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो देखता है कि भाई मैं किसी राजनीतिक लाभ को प्राप्त कर लूँ, लेकिन वहाँ उस संगठन से जुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं जुड़ता, बल्कि सामाजिक पहचान, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ, मानसिक लाभ, अन्य विभिन्न प्रकार के जो लाभ होते हैं, यानी इस प्रकार के लाभ जिनमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ, एक सामान्य जीवन के रूप में जीना और एक पॉजिटिव लाइफ के रूप में जाना, इस प्रकार का जो सिस्टम है वहाँ दिखाई देता है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि लोग इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनके जो अभियान चलते हैं वो पॉजिटिव चलते हैं, समाज सेवा के अंदर वो जुड़े रहते हैं। अभी इस समय उनका पंच परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो स्वयं के बारे में, यानी पूरे देश के अंदर जो है वो अपनी चीज़ें अपनानी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव वे, हर चीज़ जो उनके पंच परिवर्तन है पूरे के पूरे वो सारे के सारे पॉजिटिव वे में हैं। अब जब कोई चीज़ पॉजिटिव वे में जाएगा तो कोई भी विरोधी हो वो आपके साथ ही खड़ा होगा, वो आपके विरोध में जाकर ही खड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो यही आती है कि आरएसएस का बहुत बड़ा कैडर बीजेपी के साथ में लगा हुआ रहता है। दूसरा जो प्लस पॉइंट इनके पास है वो है कि इनकी बूथ लेवल कमेटियाँ होती हैं, मतलब बूथ के ऊपर भी जो बीजेपी अपने स्तर पर, ये तो आरएसएस की बात होगी, लेकिन अगर बीजेपी के अपने स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी अपने स्तर पर भी बूथ लेवल कमेटियों का निर्माण करती है। उसके साथ साथ पन्ना प्रमुख नाम की एक पोस्ट और होती है इनकी, एक पन्ना है और उस पन्ने में 20 लोग हैं, तो उन 20 लोगों का एक मुखिया है, उसे वो पन्ना प्रमुख कहते हैं। तो ये इनकी एक दूसरी स्ट्रेटेजी, यानी कि इनका जो संगठनात्मक ढांचा जो है वो बिल्कुल जमीनी है, लोकल लेवल पर इनका संगठन बना हुआ है। अब वहां पर उस पन्ना प्रमुख को कह दिया कि भैया इन लोगों की चिंता तू करेगा, इनके वोट तू गिरवाएगा,
तो उनकी जो डिमांड होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए वही काम करता है और वो उनके वोट डलवा देता है। तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट होता है, ये बड़ी बात इसके अंदर है। अब इसके अलावा इसको प्रचारित करने के लिए, उनको माइंडली कंट्रोल करके बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार करने के लिए जो है आईटी के लिए जो विभिन्न प्रकार की सेल, जिसे आईटी सेल अपन बोल सकते हैं, वो उन्होंने पूरी मजबूती से बना रखी है। डिजिटली पूरे कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो इतनी जो मेहनत करते हैं ये, वो जमीनी संगठनात्मक स्तर पर इनके द्वारा की जाती है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है इनका नैरेटिव सेट करना। जब हम बात करते हैं कि बीजेपी जब अपना काम करना शुरू करती है तो शुरू से ही जब इनके पास 2 सीट थी तब से ये एक विशेष नैरेटिव पे काम कर रहे हैं और नैरेटिव स्पष्ट है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते। मतलब विचारधारात्मक रूप से इतने मजबूती से पकड़ के रखते हैं चीज़ को कि कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, इसके ऊपर पहले दिन से लेकर आज के दिन तक पूरी कठोरता से काम करते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में पद पे हैं, और अच्छी बात है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में जाकर के राम मंदिर के अंदर भगवा ध्वज को चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसको वो इग्नोर भी कर सकते थे और कोई काम बता सकते यार कि मेरे को बहुत महत्वपूर्ण काम है, नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, वहां जाना है तो सबसे पहले जाना है। इसका मतलब ये एक प्रकार की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। जरूरी और निश्चित रूप से वहां जाना है जहां हिंदुत्व का कोई कार्यक्रम है, या फिर वहां पर कि जहां हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है, निश्चित रूप से जाना है। इसी प्रकार से राष्ट्रवाद के साथ एक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। शुरू के दिन से बात स्पष्ट है और एक नारा शुरू से बीजेपी के अंदर है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो सारा का सारा है। ये इस प्रकार की जो एक थॉट, मतलब पूरी तरह से माइंडली वो लोग तैयार हैं राष्ट्रवाद के लिए कि कश्मीर को हम लेंगे और पूरा का पूरा लेंगे। इस प्रकार की एक अवधारणा जब फैलती है तो उस सोच के सारे लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र एक हो जाता है, उसके नागरिक एक हो जाते हैं और उस विचारधारा के साथ सीधे जुड़ते हैं। और इस प्रकार के स्लोगन जब दिए जाते हैं कि जो हुआ सो तो हो गया, कांग्रेस ने राष्ट्र को आज़ाद करवाया, ठीक हो गया, अब क्या है, जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करके, और जो प्रॉब्लम थी, जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम थी, उसके लिए उन्होंने बात कही और लगातार ये कहा कि 370 हटाएंगे और वहाँ की समस्या का समाधान करेंगे। और जब ये बात कंप्लीट करने के बाद आज की तारीख में बीजेपी उन सबको काम को करके बैठी है, 370 को हटा दिया, हटाने के बाद कंप्लीटली कार्य करके बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से उसको प्लस पॉइंट मिल ही जाता है और वहां आप नहीं रोक सकते। इसके विपक्ष में जब हम बात करते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने क्यों कर दिया, 370 गलत हटा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से राम मंदिर के अंदर जो विषय जो था, हिंदुत्व के जो एजेंडे के ऊपर बात करें तो हिंदुत्व में भी बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय रूप में रहेगी, एक्शन लेगी, अच्छा सा एक्ट करेगी। और उधर जो है विपक्ष से कहेगा कि नहीं, राम मंदिर से क्या होना है, हम तो नहीं जाएंगे मंदिर में, मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी, वहाँ तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था। मतलब एक प्रकार से जब 80% जनसंख्या किसी एक विशेष धर्म की है और उस धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष के साथ वो 80% लोग जाएंगे। ये तो संभावना वहीं स्वयं के द्वारा खत्म की जा रही है। मतलब इनके ये अगर विपक्ष की अगर अपन बात करें तो एक तरह से अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के नेता बने। अब अगर कोई अल्पसंख्यक का नेता बनना चाहेगा तो निश्चित रूप से अल्प ही वोट आएंगे और उन अल्पसंख्यकों के वोट आएंगे, अल्प ही सीटें आएंगी और फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार की कमियां निकालना, वो सारी चीज़ें चुनाव क्षेत्र में बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पूरे ऑल इंडिया का जब नैरेटिव देखते हैं या विचार देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि नहीं भैया, आपके साथ लोग नहीं खड़े क्योंकि आप एक्ट ही ऐसे करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हिंदुत्व के ऊपर भी पिछड़ जाते हैं और राष्ट्रवाद पे भी लोग पिछड़ जाते हैं और मोदी इनके ऊपर गेन कर जाते हैं। वो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब 370 हटा करके राष्ट्रवाद को उन्होंने पूरी तरह से साबित कर दिया और राम मंदिर बना करके जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर खड़े उतर गए। अब दोनों प्रकार के जो वोट बैंक है, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को चाहते हैं, वो डेफिनेटली इनसे जुड़ेंगे। आप उनको कैसे उनके वोट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो यहाँ पूरी तरह से वो पिछड़ चुके होते हैं। तो इस प्रकार से नैरेटिव सेट करने की जब बात आती है, अच्छा ये तो बड़े स्तर की बात हो गई। लोकल लेवल पर भी जब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ अशोक गहलोत के समय पेपर आउट हो गए। अब इस को नैरेटिव के रूप में गढ़ा
कि पेपर आउट ही सबसे बड़ी घटना है साहब यहाँ तो, और उसके खिलाफ आंदोलन एक तरह से माहौल बना करके और पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द लड़के, और अब उस पर ही लगातार पिछले 2-2.5 साल के अंदर पेपर आउट एक भी नहीं होने दिया, चाहे सारे काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन पेपर के ऊपर सब बैठ गए कि ये आउट नहीं होना चाहिए। ये नैरेटिव सेट करने की सबसे बड़ी कला है। इसी प्रकार से आप चले जाइए, दिल्ली के अंदर यमुना नदी को साफ करने की बात थी, अब सारा काम उसी पर हो रहा है। तो मतलब इस प्रकार के नैरेटिव तय करते हैं कि जिसके लिए लोगों से वोट लेना और उसके अंदर सफल होकर के फिर उस काम को करके दिखाना, जिससे कि लोग उनसे पॉजिटिवली जुड़े रहें। एक बिजनेसमैन कि जैसे डिलीवरी दी और इतनी संतुष्टि से डिलीवरी दी या काम किया कि ग्राहक फिर आया और उसने कहा कि यार वही चीज़ देना हमारे को। तो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और यही सबसे बड़ी बात इनकी दिखाई देती है, जिससे कि लोग कनेक्ट होते हैं। और जब हम विपक्ष में बात करते हैं तो जो बात कही जाती है वो भी ऐसी कही जाती है, जैसे बिहार चुनाव की बात कर लो, और वहाँ पर इस प्रकार की नौकरी गवर्नमेंट जॉब की इतनी बात कर दी कि जितने तो कभी लग ही नहीं सकते। मतलब इस प्रकार की डिलीवरी क्या देंगे, क्या पब्लिक को देंगे, उसमें भी इतनी असंभव बातें कहेंगे कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो। तो इस प्रकार से जो इनको मतलब पॉलिटिकली जो है वो फैथ विश्वास वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें भी बहुत गेन कर जाती है और विपक्ष बहुत पीछे रह जाता है। अब चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है विपक्ष का बिखराव। ये सारी बातें होने के बाद भी जब भी अब हम शुरुआती इतिहास राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो कांग्रेस से मजबूत थी, तो विपक्ष वाले सारे इकट्ठे होकर के कई बार कांग्रेस को हराए हुए हैं। ये बात इतिहास कहता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अपने को बात बताती है। लेकिन आज की जो कंडीशन पर देखें तो पूरा विपक्ष एक हो ही नहीं पाता। इंडिया गठबंधन बना, कागजों में बन गया, फिर उसके बाद जब चुनाव लड़ने गए तो जो लोकसभा चुनाव फिर भी टूट फूट के साथ लड़ लिए, तो हाँ वहाँ लड़े भी तो लाभ भी मिला उनको, अगर वो कुछ हद तक भी पॉजिटिव होकर लड़े, पूरी तरह से मजबूती से एक नहीं हो पाए होंगे, लेकिन जितने एक हुए उसके अकॉर्डिंग उनको लाभ मिला और मोदी जी को टक्कर मिली। ये सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर मोदी जी को अच्छी खासी टक्कर मिल गई। लेकिन जैसे ही फिर हम बात करते हैं दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को अकेला छोड़ दिया और राहुल गांधी पीछे हट गए। अभी जो अपन बात करें बिहार चुनाव की, अगर अपन बात करें तो वहाँ पर भी जो वहाँ कांग्रेस के साथ के जो संगठन थे, उन जो अन्य राजनीतिक दल थे, उन सब दलों के बीच में और कांग्रेस के बीच में उतनी सहमति नहीं बन पाई जितनी बननी चाहिए थी, कागजों पर ही सहमति रह गई। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाता है तो विपक्ष के अंदर वो मजबूती नहीं आ पाती, एक बिखराव दिखाई देता है, एक आइडियोलॉजिकल रूप से एक होकर के और पूरी मजबूती दिखाई दे, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे बीजेपी साइड में तो बाकी उसके जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी के साथ एनी टाइम जुड़े रहते हैं और सबसे बड़ी बात तो फिर मोदी जी की जय बोलते रहते हैं। ये एक बड़ी बात है, एक मजबूत लीडरशिप उनके पास रह जाती है। तो कुल मिलाकर के जब हम राजनीतिक रूप से देखें तो पक्ष और विपक्ष में हैं दोनों ही गठबंधन। आज की तारीख में भी अगर अपन बात करें तो केंद्र सरकार गठबंधन की तो सरकार है तो उसमें भी गठबंधन, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इनका गठबंधन है, इनके बिना सरकार चल ही नहीं सकती। लेकिन वो गठबंधन कहीं पर भी ऐसा गठबंधन के रूप में नहीं दिखता, साफ साफ दिखता है कि मोदी जी की सरकार है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ना वो विपक्ष में नहीं आ पाती और इस कारण से जो विपक्ष का बिखराव जो दिखाई दे रहा है वो भी एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट बनता है विपक्ष के लिए और इसलिए बीजेपी को रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगली बात करें तो एक बड़ी बात आती है कि लोक कल्याण और डायरेक्ट बेनिफिट। देखिए लोक कल्याणकारी गतिविधियां प्रत्येक सरकार ने की, पहले भी सरकारें आई हैं, सभी सरकारों ने लोक कल्याणकारी गतिविधियां चालू की हैं और चली भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोक कल्याणकारी गतिविधियों का बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में पहली बार मोदी जी ने दिया। ये चीज़ जनता को बहुत अच्छी लग रही है, ये एक बड़ा रीज़न है। पहले जब कोई चीज़ मिलती थी ना तो उसके लिए उस जो कल्याणकारी योजना भी होती थी तो उसके लिए लाइन लगती थी। अब उस लाइन में नंबर आता था तब देता, मतलब अगर किसी को मतलब कोई भी बेनिफिट लेना है ना तो उस बेनिफिट के लिए उसे अपना समय भी देना है और समय देने के बाद उसे बेनिफिट मिलता है। आज और उसमें भी गड़बड़ है, उसमें भी बिचौलिए खा जाते थे। बड़ी बात तो बिचौलियों की थी। आज भी अगर अपन देखेंगे तो लाइन तो चलो कई जगह मिल जाती है आपको, जैसे राशन की दुकानों पे मिल जाएगी, बहुत सी जगह मिल जाएगी, लाइन का तो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है इसमें जो हालांकि लाइन कम हुई है, बहुत सी जगह कम हुई। जैसे अगर आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर लीजिए, घर पे दिया जाता है और एक प्रेस जो है उसको मतलब जिस प्रकार से पहले हम देखा करते थे लाइनें लगती थी गाँव के अंदर, वो आज नहीं लगती है। बड़ा फायदा वहाँ हुआ है। तो लाइनें कम हुई है लेकिन पूरी खत्म नहीं हुई, ये हम कह सकते हैं। किंतु जो बड़ी बात आती है वो डायरेक्ट बेनिफिट की आती है। डायरेक्ट बेनिफिट में जब हम बात करते हैं
तो ये है कि सीधे खाते के अंदर पैसे आना, जैसे किसान सम्मान निधि डायरेक्ट खाते में आ गई अगले। अब किसान के पास सीधा पैसा है, तो उसे वो नहीं है कि जाकर किसी के चक्कर काटने हैं, किसी ग्राम सेवक के चक्कर काटने हैं, किसी पटवारी के चक्कर काटने के साथ खतौनी बना करके दो या जो बना करके दीजिए खाता के अंदर कि भाई मेरी ज़मीन भी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ रही। आज डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में आ रहा है। तो ये एक प्रोग्रेस है और इस प्रोग्रेस को लोग एहसास करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तो बड़ी बात यह है कि सुविधा देना, यानी गवर्नमेंट जो है डिलीवर करे आम जनता को, और वो भी बहुत ही सुख के साथ, तो जनता उसको क्या मानती है कि हाँ हम डेवलप हुए, हमारा कुछ लाभ हुआ और मैं अब ये वोट दे सकता हूँ। और ये चीज़ दिखाई देती है लोगों में, साफ साफ इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही। अब अगली चीज़ जो दिखाई देती है वो एक बड़ा अंतर है पक्ष और विपक्ष में, वो है डिजिटल जो फॉर्मेट है, जिसे बोल सकते हैं मीडिया, जिसके क्षेत्र में हम बोल सकते हैं कि चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो अन्य मीडिया है, उस मीडिया में अपने आप को स्थापित करना। अब देखिए, स्थापित करने की एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहें। जब करते रहेंगे तो दिखते रहेंगे, और जब दिखते रहेंगे तो छपते और जो है चलते रहेंगे। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी जो है वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम बैठ के, या कहें कि जैसे मान लीजिए बूथ लेवल कमेटियों की मीटिंग कर रही है, कभी और कुछ कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके यहाँ। लेकिन कांग्रेस में जब हम देखते हैं या अन्य राजनीतिक दलों में देखते हैं तो चुनाव लड़ने के बाद में एकदम ठंडे और फिर वापस चुनाव आएंगे तब एक्टिव। तो ये जो चीज़ है ये बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। और इसका फिर डिजिटल लाभ, जो आधुनिक युग में डिजिटल लाभ जिसे बोल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, यूट्यूब के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के टारगेट वीडियोज जो हैं उन सब के माध्यम से हम देखते हैं, तो बड़ा ही अंतर इन दोनों के बयान में दिखाई देता है। एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, मोदी जी चुनाव, जैसे बिहार के चुनाव हुए, चुनाव होते ही वो लगातार कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हुए और उन कार्यक्रमों को सीधा उनका जो मेन जो नैरेटिव है उसके अकॉर्डिंग दिखाया। जैसे साउथ में गए, राम जी की प्रतिमा थी और उसका अनावरण करके आ गए। उत्तर भारत में राम जी का जो है वो भगवा ध्वज पहनाना था, और जो मुख्य ध्वज जिसे हम बोलते हैं राम जी के मंदिर पर, तो वहाँ गए और उस कार्यक्रम में पूरी तरह सम्मिलित हुए। अब ये जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व दिखाना, यानी कि अपने नैरेटिव को पूरी तरह से मजबूत करते रहना। लेकिन अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो वो अपने एक्टिवेशन में फिर दिखाई नहीं देते, क्या मालूम कहाँ गायब हो जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हो सकता है कि सत्ताधारी दल की जय बोल रहा हो, या XYZ जो आप गोदी मीडिया कुछ भी बोलते होंगे, वो सिर्फ चल रही होगी। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। उसमें तो कहीं ना कहीं दिखाई दे, किसी को इंटरव्यू दे दे, कुछ और ही दिखाई दे कि आप अपने विचारों को कम से कम पब्लिक तक जाने तो दें। लेकिन आप बिल्कुल जैसे चुनाव हुए और आप शांत हो गए। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये डेफिनेटली एक तरह से पब्लिक को आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती। तो विपक्ष की जो भूमिका है वो ही दिखाई नहीं देती। अब विपक्ष की भूमिका में क्या दिखाते हैं आप? SIR का विरोध। SIR में आप पब्लिक को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। जो आम जनता है वो, जब मैं मेरी पर्सनली कह सकता हूँ कि भैया मेरे पास 4 फार्म आए थे, चारों परिवार के चारों सदस्यों के फॉर्म भरे और अगले को दे दिए, वो लेके चला गया। अब मुझे पर्सनली क्या प्रॉब्लम है? पर्सनली किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उस SIR के मामले को उठा करके आप क्या बड़ा आंदोलन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या उससे एक जन आंदोलन खड़ा करके और जो है बीजेपी के खिलाफ माहौल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कहीं 100, 200, 20, 50 वोटों को प्रभाव हो जाए, उससे कभी कुछ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो एक शानदार जो है माहौल अगर देखा जाए तो विपक्ष उसमें भी नहीं निभा पा रहा। और इधर जो है वो बीजेपी इसको एक पॉजिटिव वे बता करके, इसको भी पॉजिटिव वे बना करके कि हमने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगा दिया, इस बात पे इस प्रकार का माहौल बनाया तो पॉजिटिव हो गया कि हाँ भाई रोहिंग्याओं को भगा दिया, अच्छी बात हो गई, SIR से भग गए। तो उसमें आपको काफ़ी अंतर दिखाई देगा दोनों के प्रेजेंट करने के तरीके में। किसी भी कार्य को प्रेजेंटिंग अलग अलग प्रकार से हो पाती है, तो लोगों में नैरेटिव भी अलग अलग ही बन जाता है। अब जो अगली बात आती है वो आती है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में, और यही सबसे मूल जड़ भी है, और वो क्या है? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। देखिए, इस देश में लगभग 80% हिंदू ही रहते हैं और सामने बच गए वो कितने रहे? 20%। अब अगर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह है या राजनीतिक गुट हिंदुओं के एक विशेष स्थापित राजनीतिक संगठन या बोल सकते हैं एक सामाजिक संगठन उसके खिलाफ लगातार बोलता रहेगा, तो निश्चित रूप से उस बहुमत वाले वर्ग को कभी भी
वो अल्पसंख्यक वाला वर्ग पसंद नहीं आएगा। यानी साफ साफ बात क्या है कि कांग्रेस जो है वो साफ साफ दिखाई देती है, उनके साथ वाले लोग जो साफ साफ दिखाई देते हैं कि भैया आप जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हो, पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते। और इधर जब आप बीजेपी की तरफ आएंगे ना, तो मूल रूप से तो किसको पकड़ते हैं वो कि भाई हमारा तो मेन वोट जो है वोटर क्या है, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व का तो मेन एजेंडा पकड़ते हैं, लेकिन उस मेन एजेंडे को पकड़ने के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोलते वो लोग। यानी उस 20% में भी खींचने का प्रयास करते हैं, कभी भी नहीं बोलते उसके खिलाफ। जो बीजेपी के जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं वो कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते, हालांकि उस बात पे कट्टर हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं और हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो हमारा मूल है। अगर आप योगी जी को देखेंगे तो साफ कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू की मूल संस्कृति और ये मूल है और हम इसको मूल रूप से इसी को मैन मानेंगे, साफ साफ कह देते हैं। लेकिन कभी क्या यूपी के अंदर किसी मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हुए या कुछ स्पष्ट इस प्रकार से दिखाई दिए कि वहाँ के मुसलमानों ने इकट्ठे होकर के और कोई जुलूस ही निकाल दिया मोदी जी की, योगी जी के खिलाफ, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देगा। मेन बात क्या है कि वो निश्चित रूप से हिंदुओं के हित के लिए अग्रणी रूप से खड़े होंगे और कट्टर रूप में खड़े होंगे, लेकिन जबरदस्ती जाकर के मुसलमानों को परेशान करना ऐसा भी नहीं करते और उनके खिलाफ भी जबरदस्ती बोलने का कोई काम नहीं करते। लेकिन जब आप विपक्ष की तरफ जाते हैं तो विपक्ष जाते ही सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करने की सोचेगा, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने की सोचेगा, वो उनके देवी देवताओं के खिलाफ बोलना शुरू करेगा। आप दक्षिण भारत में देखेंगे बहुत से लीडर अनाप शनाप बक देते हैं। अब वो जो अनाप शनाप बोलते हैं उनके साथ जाकर के फिर राहुल गांधी जी खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर हिंदू उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये बड़ी बात है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे हमेशा भाजपा या बीजेपी जिसे कहेंगे वो खरी उतर जाती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन अगर सामाजिक संगठन के रूप में बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस है, और आरएसएस उनका मातृ संगठन है। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सब हिंदू के संगठन है, वो उनके साथ रहते हैं। और इधर जो हैं जो विपक्ष वाले हैं वो उनसे जुड़ नहीं पाते, और जुड़ नहीं पाते इसलिए निश्चित रूप से ये विपक्ष ही रह जाते हैं और ये अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के रूप में रह जाते हैं। और दूसरी बात राष्ट्रवाद के ऊपर भी यही कंडीशन आती है, करे कुछ भी राष्ट्र के संदर्भ में, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक ही कर दी तो फिर वो विपक्ष वाले सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक पे आम जनता खुशी एहसास करते कि हाँ जबरदस्त काम कर दिया, तो वहाँ वो सवाल पूछ करके और उस खुशी को कम कर देते हैं और फिर वो उनको बुरा लगने लग जाता है। और ये आम भावना है। अब इस आम भावना को, जो आम जनता की भावना है, उसको आप बहुत ही तार्किक रूप में नहीं देख सकते, वो भावनात्मकता से जुड़ती है। वो देखती है कि भाई जो है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मतलब गलत, ये एक भावना है। अब इस भावना को आप तार्किक रूप से साबित करना बैठोगे नहीं बैठेगी, ठीक है। पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत का दुश्मन है, ये तय बात है, और ये यहाँ के 90% लोग इस बात को कहेंगे। अब 10% की कहानी अलग हो सकती है। आप 10% के पास जाकर के बैठने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक बड़ी बीमारी सामने आ जाती है, और फिर लोग ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, और इस प्रकार से एक अच्छी छवि इनकी नहीं बन पाती। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं ना, तो साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ मुद्दों के ऊपर कांग्रेस को जज के काम करने की या विपक्ष को बहुत जज के काम करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता? निश्चित रूप से बीजेपी को हराया जा सकता है, और बहुत ही उसी प्रकार से हराया जा सकता है जैसे कि कांग्रेस को बीजेपी ने हराया। जब बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, 1980 याद नहीं है, आज हम बात करें 2025 में है तो 25 साल तो ये हैं और 20 साल वो थे, तो कितना हुआ लगभग, अगर अपन बात करें तो 45 साल हुए। इन 45 सालों के अंदर ही तो बीजेपी बनी और बनकर के भारत का सर्वोच्च संगठन है, सत्ता के ऊपर स्थापित है, और पिछले 10 साल तो सत्ता में ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 30-35 सालों के अंदर ये बने भी और फिर सर्वोच्च सत्ता पर भी आ गए। लेकिन अब इतना समय तो फिर कांग्रेस को वापस देना भी पड़ेगा, 30-35 साल का समय, तो फिर इतनी रणनीति तो बनानी पड़ेगी। चलिए 30-35 साल छोड़िए, 5-10 साल का तो बनाओ। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या विपक्षी दल की जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि चुनाव के जस्ट 6 महीने पहले जगेंगे, फिर भारत जोड़ो यात्रा करनी है और फिर उसके बाद में चुनाव जीतने हैं, तो उसमें तो फिर उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि वो काफ़ी सीटों के ऊपर अपना कवर कर गए थे और मोदी जी को बहुत जोर आया था। पूर्ण बहुमत आज भी नहीं मोदी जी के पास।
इस प्रकार की एक्टिविटी 6 महीने पहले नहीं की जाती, ये पूरी 5 साल पहले चालू करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति सत्ता में आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर इसे सुधार किया जाए तो हो सकता है कि बीजेपी को रोका जा सकता है। दूसरी बात, आज की तारीख में बीजेपी क्या, विपक्ष क्या कर सकता है, आज की तारीख में शुरुआत अगर करे तो किस प्रकार से करे। तो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि उनको एक मोदी जी के बराबर एक राष्ट्रीय नेतृत्व, और वो भी इतना प्रभावशाली जितना मोदी जी हैं उतना प्रभावशाली नेता उनको तैयार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको उसका इस प्रकार से प्रचार करना पड़ेगा, या कहें कि सोशल मीडिया के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का है उसी प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट करना, पहले तो बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख बनाने वाली जो कंडीशन है वो तैयार करना, और उसके बाद में उसमें उस रूप में उनको प्रचारित करना कि भैया ये हमारा शानदार लीडर है और इसमें क्वालिटी इस प्रकार की है। जैसे कि मैं फिर कहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा वाला सा जो मामला था उस प्रकार का काम उनको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बात आती है कि उनको हमेशा केवल नकारात्मक ही नहीं सोचना है कि मोदी जी ने कोई काम कर दिया वो गलती है। SIR थी, कहाँ दिक्कत आ रही है, लोग फार्म भर ही तो रहे हैं, दे रहे हैं अपना सारा, कोई बहुत बड़ी शिकायत कहीं पब्लिक ने आंदोलन किया हो ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं पब्लिक ने विरोध किया ऐसा कुछ नहीं है, और आप लेकर के उनको विरोध करने बैठे हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, हाँ हो सकता है कि आप ये कहो कि भाई BLO कहीं ख़त्म हो गए तो उनका ठीक है, उनके बारे में आपको विरोध करना चाहिए, वो क्यों प्रेशर में आए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन SIR ही गलत है। तो इस प्रकार तो ये सब चीज़ें करना तो बहुत गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भावना है इनसे बाहर निकलना पड़ेगा और एक सकारात्मक पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, और जब तक ये सकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तब तक जनता इनसे जुड़ नहीं पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।